अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 एनाटॉमी फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने टिश्यूज़ की टाइप पढ़ी थी, जिसमें हमने कार्डिक टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ वगैरह को डिटेल में पढ़ा था। बोन टिश्यूज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आगे आज हम लोगों ने पढ़ना है फंक्शंस ऑफ बोन्स के, बोन्स के क्या क्या काम होते हैं। पेज नंबर 44 पे आ जाओ, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं दोबारा। बोन्स हैव अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है, बोन के बहुत ज़्यादा काम है, हड्डियों के हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। वो कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला काम क्या है, प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो हमारे जिस्म की बोन्स हैं, जिस्म की जितनी भी हड्डियां हैं ना, वो हमारे जिस्म को एक ढांचा देती हैं, एक खड़ाव देती हैं। जैसे कि मिसाल देती हूँ, अगर हम स्नेल की बात करें तो स्नेल के अंदर हड्डियां नहीं है, इस वजह से वो रेंगता है, उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है। हमारा जिस्म जो है वो चल सकता है, छलांग लगा सकता है, लटक सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर बोन्स होती हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो बोन्स होती हैं वो फ्रेमवर्क बना रही हैं, हमारे जिस्म का एक ढांचा बना रही हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या है, गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन लिगामेंट्स। अब जो हमारे बोन्स है ना, उनके किनारों पे मसल्स अटैच होते हैं, तो ये जो हमारे जिस्म की बोन्स है ना, वो अटैचमेंट भी देती हैं मसल्स को। इस तरह करके ये किनारे जो से मसल्स के जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह ये मसल्स जो सी हैं जुड़ी होती हैं बोन्स के साथ। बोन्स और टेंडन लिगामेंट्स को ये लोग अटैचमेंट देते हैं, बोन्स अटैचमेंट देती हैं लिगामेंट, टेंडेंट्स को और मसल्स को। थर्ड फंक्शन क्या है, परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज होल एंड ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अब जो हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां जितनी भी हैं ना, वो हमारे जिस्म को हरकत देती हैं, मूवमेंट देती हैं। हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां हैं तो हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसके अलावा ना सिर्फ और सिर्फ पूरे जिस्म को हरकत देती हैं, बल्कि हमारे जिस्म के किसी भी ऑर्गन को हरकत दे रही है। ये अब हमारे जिस्म के अंदर ये वाली हड्डी है, ये इस हड्डी जो सी है, ये वाली हड्डी हरकत कर रही है, तो ये इस जॉइंट की वजह से हम लोग हरकत कर रहे हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी हड्डियाँ हैं वो किसी न किसी तरीके से पूरे जिस्म को भी हरकत दे रही हैं और जिस्म के किसी न किसी हिस्से को भी हरकत दे रही हैं। प्रोटेक्ट दी ऑर्गन्स दे कंटेन। अब जितनी भी हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां हैं ना, वो किसी ना किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। ज़्यादातर हड्डियां जो सी हैं वो अपने अंदर जितनी भी चीज़ें रख रही हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो ये जो हमारा स्कल है, पूरा का पूरा बोन से बना हुआ है, पूरा का पूरा हड्डियों से बना हुआ है। तो ये स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल के अंदर ब्रेन है हमारा, तो ये जितना भी स्कल की जितनी भी हड्डियाँ, ये हमारे अंदर के ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। इसी तरह हमारे चेस्ट के ऊपर जो सी रिब्स हैं, जो रिब्स हैं वो बोन्स की बनी हैं, वो भी सारी की सारी हड्डियां हैं, वो हमारे अंदर की जितनी भी चेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उसके अंदर की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको महफूज कर रही हैं, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह दे रही हैं, जिससे जो भी चोट लगेगी पहले उस हड्डी पे लगेगी, अंदर वाले ऑर्गन को जल्दी नहीं लगेगी। समझ आ गई है ना? इस तरीके से वो अंदर के ऑर्गन्स को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट फोर्थ वाला फंक्शन ये है कि कंटेन रेड बोन मैरो इन विच ब्लड सेल्स डिवेल्प। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि बोन की मैट्रिक्स के अंदर, बोन की कैविटी या बोन के जितना भी अंदर वाला एरिया है, इसके अंदर ये वाला एरिया है ना, इसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था क्या क्या होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह होता है। इसके अलावा इस बोन के अंदर होते हैं रेड इसके अंदर होते हैं रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का गूदा सा होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ब्लड सेल्स डिवेल्प कर रहे होते हैं। बोन्स का क्या काम है, वो रेड ब्लड सेल्स को डिवेल्प कर रहा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हीमाटोपोसिस। ठीक है, ये अमल है जिसमें बोन्स के मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। वो बोन मैरो के अंदर जो है सेल डिवेल्प हो रहे होते हैं, जिसको हीमाटोपोसिस कहते हैं। सिक्स फंक्शन क्या है, प्रोवाइड अ रिजर्वियर ऑफ मिनरल स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट। अब एक रिजर्वियर प्रोवाइड करता है, एक जगह ऐसी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम लोग बोन्स जो सी हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर कर लेती हैं, उनको महफूज कर लेती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट में प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि बोन्स जो सी हैं कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स को टफ करने के लिए, उनको हार्ड करने के लिए, उनको सख्त रहने के लिए ताकत देता है। कैल्शियम फॉस्फेट होगा तो वो हड्डियां जो सी हैं ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बोन्स अपने अंदर ही कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करता जाता है ताकि हड्डियां और ज़्यादा मजबूत होती जाए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स। ठीक है, आज हम लोग जॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जॉइंट ऐसी जगह बनता है जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिल रही हों। ठीक है, जॉइंट ऐसी जगह बनता है जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिल रही हों। ठीक है, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। अ जॉइंट इज अ साइट वेयर एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट और कम टुगेदर। जॉइंट ऐसी जगह है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आर्टिकुलेट कर रही हैं, एक दूसरे के करीब आई हों, उस जगह पर जॉइंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग जॉइंट कहते हैं, किनारे दो हड्डियों के मिल रहे हों। ठीक है,
Some joints have no movement, fibrous, some only have slight movement, cartilaginous, and some are freely movable, synovial. अब joint की 3 किस्में हैं, ठीक है। जॉइंट जो से 3 तरह के हो सकते हैं, या तो उन जॉइंट के अंदर बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं होती, या उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होती है, या उसके अंदर मुकम्मल तौर पे पूरी मूवमेंट होती है। क्या कहते हैं इनको? हम लोग कहते हैं नो मूवमेंट वाले, स्लाइटली मूवेबल, या फिर फ्रीली मूवेबल। ये 3 किस्म के जॉइंट होते हैं। अब जिसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। ऐसे जॉइंट्स जिसके अंदर थोड़ी हल्की सी मूवमेंट हो जाए उन जॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। और ऐसे जॉइंट्स जिनमें मुकम्मल तौर पर मूवमेंट पाई जाए उनको हम लोग क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट का भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ऐसी जगह जहाँ पे 2 हड्डियाँ जो से एक दूसरे के करीब आ रही हो या एक दूसरे से मिल रही हो, 2 या 2 से ज़ायद हड्डियाँ, तो ऐसी जगह पर क्या बन जाता है? उनको ऐसी जगह पर जॉइंट बन जाता है। ऐसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। आगे हम लोगों ने इसकी टाइप्स भी डिस्कस कर लिए। 3 टाइप्स हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और तीसरी कौन सी है? साइनोवियल जॉइंट। इनको आगे हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 45 पे आ जाए, वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल लिखी है। फाइब्रस जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? रीड कर लेते हैं यहाँ से। दीज इमूवेबल, हमने बताया था कि ऐसे जॉइंट्स जिनमें नो मूवमेंट हो, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स, फाइब्रस joints, ठीक है। These immovable joints have fibrous tissue between the bones, joints between the bones of skull and those between the teeth and the maxilla mandible। अब इमूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई हरकत ना हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो स्कल के अंदर हड्डियाँ छोटी छोटी जितनी भी हम लोगों ने यहाँ वाली ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ठीक है, ये जितनी भी फ्रंटल वगैरह जितनी भी हमने ये बोन्स पढ़ी है ना स्कल की, ये फिक्स जॉइंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, फाइबर के बने हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ फिक्स हैं, जुड़े हुए हैं, इनमें कोई भी हरकत नहीं हो सकती है। इस वजह से इन जॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट कहते हैं या इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं कार्टिलेजिनियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। देयर इज अ पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज between the ends of the bones that form the joint which allows very slight movement where the pad of cartilage is compressed। अब ऐसे जॉइंट जिनके दरमियान एक फाइब्रो कार्टिलेज का पैड हो, ठीक है, 2 बोन्स आपस में मिल रही हैं, वहाँ पे एक जॉइंट बन रहा है, उस जॉइंट के दरमियान एक फाइब्रो कार्टिलेज का पैड आ जाता है। जब वो पैड कंप्रेस होता है ना, तो दोनों बोन्स के दरमियान एक थोड़ी सी मूवमेंट बन जाती है। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट जिनके अंदर हल्की सी हरकत मौजूद हो जाए फाइब्रो कार्टिलेज के पैड की वजह से, उसके कंप्रेशन की वजह से, उसके कंप्रेस होने की वजह से, तो ऐसे जॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द सिम्फिसिस, पुबिस एंड द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी वर्टिब्रल बॉडीज हैं, जितनी भी रीढ़ की हड्डी है हमारी, उसके अंदर छोटे छोटे वर्टिब्रा हैं, 33 इरेगुलर पेयर्स हैं वर्टिब्रा के। वो छोटी छोटी हड्डियाँ जो सी है ना, वो स्लाइटली मूवेबल हैं, हल्की से हम लोग बेंड, हल्का सा हम लोग बेंड हो सकते हैं। हम प्रॉपर नीचे इस तरह बिल्कुल भी उल्टे नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल 2 पीसेस नहीं हम लोग हो सकते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान उनकी जो वर्टिब्रा, की जो रीढ़ की हड्डी की हड्डियाँ जितनी भी हैं छोटी छोटी, उनमें हल्की सी हरकत होती है, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स या फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, ठीक है। थर्ड अब हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं, विच इज साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तीसरी किस्म ऐसी है जिसमें फ्रीली मूवेबल है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट अनेबल अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। अब हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी सारे ऐसे जॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा किस्म की मूवमेंट्स देते हैं, इस डायरेक्शन में देते हैं, उस डायरेक्शन में देते हैं, पूरी सर्कल में दे देते हैं, आगे पीछे की मूवमेंट दे देते हैं। ये सारी की सारी जिसमें फ्रीली मूवमेंट हो रही है, ऐसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोवियल मूवमेंट कहते हैं। और ऐसे जॉइंट्स जिनमें ये साइनोवियल मूवमेंट हो रही है, उन जॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? साइनोवियल जॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। आगे इन्होंने कहा हुआ दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल टू द शेप ऑफ द बोन्स। अब जिस लिहाज से बोन की शेप होगी और जिस जगह पे मौजूद होगी उस लिहाज से वो मूवमेंट देगी। हम लोग 5 आगे मूवमेंट्स पढ़ लेते हैं, इन्होंने कौन कौन सी दी हुई हैं। बॉल एंड सॉकेट, हिंगल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, पिवट जॉइंट और कॉन्डिलॉइड एंड सैडल जॉइंट्स। ये
5 ऐसी जॉइंट्स हैं जो 5 ऐसी डायरेक्शंस हैं, 5 ऐसे मूवमेंट हैं जो जॉइंट्स हमारी देते हैं, और उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। द हेड और बॉल ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट्स विद द सॉकेट ऑफ अनदर एंड द शेप ऑफ द बोन्स अलो फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एग्जांपल है शोल्डर एंड हिप जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट, अब ये मूवमेंट क्या होती है, जॉइंट के अंदर होती है ये मूवमेंट, दो बोन्स आपस में मिलती हैं, जॉइंट बनाती हैं, जॉइंट पे एक मूवमेंट होती है बॉल एंड सॉकेट। अब बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट जो है वो फ्रीली मूवेबल मूवमेंट है, और उस जॉइंट को क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। उसमें होता क्या है कि उसमें एक बोन का जो सी एक एंड होता है, जो एंड वाली जो सी वो बॉल होती है, और दूसरी बोन जो सी एक सॉकेट बना रही होती है, एक गड्ढा बना रही होती है, एक खाली जगह बना रही होती है। उस मूवमेंट में वो दो बोन जब आर्टिकुलेट करती हैं, जुड़ती हैं, तो वो एक बॉल बना लेती है, दूसरी एक गड्ढा बना लेती है, और इस तरह एक मूवमेंट हो जाती है। अब मिसालें कौन सी हैं, हमारे जो शोल्डर जितनी भी मूवमेंट दे रहा है ना, ये जितनी भी मूवमेंट ये दे रहा है, ये बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट है। ये जो जिस डायरेक्शन में हमारा शोल्डर मूव कर सकता है, जिस डायरेक्शन में हमारा हिप मूव कर सकता है, वो जो सी डायरेक्शन है वो कौन सी है, बॉल एंड सॉकेट वाली मूवमेंट है। ठीक है, सेकेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंग जॉइंट्स। हिंग जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स जो हिंग वाली मूवमेंट दे, मिसाल के तौर पर दीज अलो द मूवमेंट्स ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एग्जांपल्स आर एल्बो, नी एंड एंकल जॉइंट। ये वाली जो सी मूवमेंट्स है ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की देते हैं, फैलाव और फिर कंट्रैक्शन वाली जितनी भी मूवमेंट है वो हिंग जॉइंट्स कहलाती है। ठीक है, ऐसे जॉइंट्स जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली मूवमेंट दे रहे हैं, ऐसे जॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हिंग जॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एल्बो, नी जितनी, ये कोनी जितनी है, फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। जब फासला बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग एक्सटेंशन कहेंगे, जब फासला कम हो जाएगा तो उसको हम लोग एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई है ना। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली जो मूवमेंट है वो ऐसे जॉइंट्स जो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली मूवमेंट देंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, हिंग जॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दी आर्टिकुलर सर्फेसिस ग्लाइड ओवर ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसी दो बॉन्ड्स के दरमियान जॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हो, आर्टिकुलेट करते हुए, एक दूसरे के करीब आते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए ग्लाइड कर जाए, स्लाइड कर जाए। एग्जाम्पल्स आर जॉइंट बिटवीन दी कार्पल बोन्स एंड दोज बिटवीन दी टार्सल बोन्स। हमारे कार्पल्स कहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं। टार्सल्स कहाँ मौजूद होते हैं, हमारे टखनों में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जब हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी थी डिटेल से पूरे अपर लिम्स और लोअर लिम्स की, तो हमें पता था कि यहाँ पे टार्सल्स, यहाँ पे कार्पल्स होते हैं, फिर मेटाकार्पल्स होते हैं, फिर फ्लिंजेस होती हैं। ठीक है, तो कार्पल्स और टार्सल्स के अंदर जौन से जॉइंट्स हैं वो कौन से जॉइंट्स हैं, वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पिवट जॉइंट्स। पिवट जॉइंट मूवमेंट इज राउंड ऑन वन एक्सिस। अब एक डायरेक्शन में एक सर्कुलर मोशन अपने एक्सिस के गिर्द जो घूमती है, ऐसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, पिवट मूवमेंट कहते हैं। और ऐसे जॉइंट जो ये वाली मूवमेंट दे रहे हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पिवट जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट्स एंड द जॉइंट बिटवीन द अटलस एंड ओडो प्रोसेस ऑफ द एक्सिस। अब जितने भी हमारे रेडियस और अल्ना के दरमियान जो मूवमेंट है, रेडियस और अल्ना कहाँ होते हैं, बाजू के इधर मौजूद होते हैं ना, इस वाले पोर्शन में रेडियस और अल्ना मौजूद होते हैं। जो रेडियस और अल्ना की प्रॉक्सिमल और डिस्टल मूवमेंट है ना, ये किसकी एग्जांपल है, ये पिवट जॉइंट्स की एग्जांपल है। अब condyloid and saddle joints movement take place around two axes permitting flexion, extension, abduction, adduction and circumambulation. Example is the wrist. अब ऐसी मूवमेंट जो दोनों डायरेक्शन में रोटेशन दे रही है और दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट दे रही है, ऐसे जॉइंट्स को क्या कहते हैं, कॉन्डिलॉइड और सैडल जॉइंट्स कहते हैं। अब हम मिसाल के तौर पर हमारी जो विस्ट है, ठीक है, हमारी जो कलाई है, वो हर डायरेक्शन में, ये देखो इस तरफ भी हम लोग कर सकते हैं, इस तरफ भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों एक्सिस की तरफ डायरेक्शन दे रही है। तो ऐसे जॉइंट्स जिनमें दोनों तरफ डायरेक्शन हो रही है, दोनों एक्सिस की तरफ डायरेक्शन हो रही है, तो ऐसे जॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्डिलॉइड एंड सैडल जॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 46 पर। उस पर आप लोगों को 6 की 6 जितने भी जॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं उनके एग्जांपल्स डायग्राम के साथ समझाई हुई है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आई हो तो ज़रूर आप लोग क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।